इस समय कई बार ऐसा होता है कि लोग मेंटली इशू से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिसकी वजह से सुसाइड भी कर ले रहे हैं। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी से, जिन्होंने 26 साल के करियर में कई लोगों का इलाज किया है। तो चलिए जानते हैं कि इस समय लोगों की क्या स्थिति है, किस तरीके के लोग यहाँ पे इनके पास आ रहे हैं, और मेंटल इशू को लेकर अभी बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे कोविड ख़त्म हुआ है कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से कि क्या अभी की स्थिति है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जैसे कि 26 साल से आप इस प्रोफेशन में हैं, तो ये आपकी जर्नी कैसी रही और इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या आप पहले से ही साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते थे या फिर क्या था? इसके बारे में पहले आप बताइए। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि पहले मेरे को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आया, धीरे धीरे ही आया है। पहले मैं बहुत छोटे शहर से आता हूँ, तो वहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम एक सर्वाइवल मोड पे होते हैं, बच्चे जब टीनेज में आगे बढ़ रहे होते हैं, अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित होते हैं, तो वो सारी चीज़ें थीं, कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट थे जिन पर मेरा ध्यान जाता था। और मैं देखता था कि बहुत सारे बच्चे उस समय डिप्रेस होते थे या एडिक्शन की तरफ चले जाते थे। तो इन सब चीज़ों ने मेरा ध्यान साइकोलॉजी की तरफ खींचा। फिर धीरे धीरे मैंने साइकोलॉजी को परस्यू किया अपनी ग्रेजुएशन में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, और फिर मैंने अपने को पीएचडी लेवल तक अपने साइकोलॉजी का स्टडी किया। तो इस तरह धीरे धीरे मैं आया और फिर मैं करियर में आया। तो मैंने पहले कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना सर्विसेज दी, फिर मैंने एमजीएम मेडिकल कॉलेज में भी साइकियाट्री डिपार्टमेंट में अपनी सर्विस दी, और फिर उसके बाद फिर मैंने खुद अपना पर्सनल एक सेटअप डेवलप किया है समाज साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सेंटर के नाम से, और मैं 2005 से यहाँ पर इंदौर में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। जी सर, ये जो मेंटल इशू है अभी क्या होता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमको साइकोलॉजी के पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि फिर भी उनको ये प्रॉब्लम होती ही होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग घुटते रहते हैं, अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके के केस क्या आपके पास आते हैं? और अभी के डेट में जैसे कि 26 साल का आपका एक्सपीरियंस है, 26 साल के करियर में आप अभी में और पहले में क्या डिफरेंस देखने को मिला, इसके बारे में बताइए। जी, पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि लोग क्यों नहीं आ पाते हैं। पहली बात तो अवेयरनेस ही नहीं है सोसाइटी में। बहुत सारे केसेस तो ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में है। मतलब मेरे पास कई बार ऐसे केसेस भी आए हैं जिन्हें पहली बार किसी ने बोला कि हमको लग रहा है तो ये कोई एंजाइटी है, तो उसने एंजाइटी वर्ड ही पहली बार सुना था, और फिर जब उसने गूगल किया या उसने इन्फॉर्मेशन निकाली तो उसको सारे सिम्टम्स पता चले, और फिर वो समझ पाए कि मेरी प्रॉब्लम एक्चुअल है क्या। उससे पहले तो समझ ही नहीं पाते थे कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो एक तो वो कमी है कि लोग सिम्टम्स, लक्षण ही नहीं पहचान पाते हैं, तो एक जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। और फिर जब लोगों को पता चलता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि सोसाइटी में एक टैबू है इसको लेकर। या तो ये मान के चलते कि एक तरह की कमजोरी है, या फिर उसको जज किया जाता है कि ये मुझे जज करेंगे कि मेरे कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, और उस तरह से फिर वो बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते दूसरों से अपनी बात शेयर करने में, चाहे वो घर वाले हों या दोस्त हों। तो इसलिए वो नहीं आ पाते हैं। अगर हमारे पास भी लोग आते हैं तो अपनी जानकारी बहुत गोपनीय रखना चाहते हैं, उस तरह से हमारे पास आते हैं। तो एक तो जागरूकता की कमी है, दूसरा सोसाइटी में इसको लेकर बहुत सारे भ्रम हैं, टैबू है, और कई बार ऐसा होता है कि इन मानसिक समस्याओं को कुछ और समझ लिया जाता है। जैसे उसको लगता है कोई ऊपरी हवा का चक्कर है, कोई जादू टोना है, या कोई ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है। और पहले वो उस तरह के इलाज में बिलीव करते हैं, वो ज्योतिष के पास जाते हैं, वो अपने सारे वो वास्तु वगैरह सही करते हैं, पर उसके बावजूद जब उनको कोई फ़ायदा उसमें नहीं मिलता है तब लास्ट में फिर वो हमारे पास आते हैं। कई बार लोग हमारे बहुत गंभीर अवस्था में पहुँचते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास ज़्यादातर लोग सीवियर कंडीशन में आते हैं, माइल्ड या मॉडरेट लेवल तक तो उसको मैनेज ही करते हैं। जब वो उस डर को, उस एंजाइटी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उस नेगेटिविटी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, या उसका इफेक्ट उनकी लाइफ पे पड़ने लगता है, उसके रूटीन पर, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर, उनके परफॉर्मेंस पर, तब वो हमारे पास आते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरा आपका सवाल था कि मतलब हम किस तरह से लोगों को नहीं, मैं भूल रहा हूँ आपका सवाल क्या था दूसरा। अभी तक आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं? कितने केसेस आ जाते हैं? देखिए, इसको अपन ऐसे समझते हैं कि मैं हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और एक और प्रोफेशन होता है जिसमें साइकियाट्रिस्ट जो अपना रोल प्ले करते हैं। तो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में एक तो ये होता है कि दोनों एक जॉइंट प्रैक्टिस होती है, तो एक टीम अप्रोच है। तो हमेशा मानसिक समस्याओं में एक टीम अप्रोच के साथ काम किया जाता है। पर ज़्यादातर देखा गया है कि जो गंभीर मानसिक बीमारियां होते हैं, जिनको हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, उसमें पेशेंट में इंसाइट नहीं होती, पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं होता, घर वाले उनको लेकर आते हैं, और ऐसे केसेस में मेडिसिन का रोल ज़्यादा होता है। तो ऐसे केसेस साइकियाट्रिस्ट के पास ज़्यादा जाते हैं। हमारे पास जो केसेस आते हैं वो न्यूरोटिक केसेस आते हैं। न्यूरोटिक केसेस में
एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फोबिया है, पैनिक अटैक है, ओसीडी है, ओवर थिंकिंग के सिम्टम्स होते हैं। तो इस तरह की जो मानसिक समस्याएं होती हैं, उस तरह के लोग हमारे पास आते हैं जो खुद से आते हैं, जिनमें इंसाइट होती है, समझते हैं कि उनको प्रॉब्लम है, वो ठीक होना चाहते हैं। तो उसमें हमारा रोल होता है, उसमें हम साइकोथेरेपी और काउंसलिंग से उनकी हेल्प करते हैं। जी सर, जैसा कि आपने ओवर थिंकिंग की बात की, तो आज के समय में हर एक दूसरा इंसान यही बोलता है कि मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, और डिप्रेशन में लोग चले जाते, थोड़ी सी भी बात होती है तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाने की वजह से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि लोगों को इन सब चीज़ों से कैसे बचना चाहिए और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। जी, तो सबसे पहली बात तो ओवर थिंकिंग अगर है तो इसका मतलब है कि एंजाइटी तो है, चीज़ें उनको इफेक्ट करती हैं। अब अपने समझें कि बहुत कॉमन, जैसा आपने बोला कि बहुत कॉमनली लोग यूज़ करते हैं कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो ये जो जब डिप्रेशन में एक सैडनेस होती है या एंजाइटी में एक चिंता होती है किसी चीज़ की, तो ये बहुत नॉर्मल है किसी भी ह्यूमन बीइंग में। ये उदासी, चिंता आना एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, पर हम उसको डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं कह सकते जब तक कि आपकी वो चिंता, आपकी वो उदासी आपकी लाइफ को इफेक्ट नहीं कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया 3 तरह से अगर वो आपको इफेक्ट कर रही है, कि वो आपके रूटीन को डिस्टर्ब कर रही है, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है, या आपकी परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर रही है, और ये करीब 2 हफ्ते से ऊपर इस बात को हो गया है, तो डेफिनेटली आपको एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए और आपको इलाज के लिए आना चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है उसमें हम साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के द्वारा उनकी हेल्प करते हैं। तो पहली चीज़ होती है एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जी, अभी कुछ देर पहले आपने ये भी बताया था कि कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होते हैं कि एंजाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो वो कैसे कैटेगराइज करें कि सिम्टम्स ये एंजाइटी के हैं, डिप्रेशन के हैं, इसके बारे में। जी बिल्कुल, कई बार आप ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, जिन लोगों में एंजाइटी उनमें डिप्रेशन भी देखने को मिलेगा, और जिन लोगों में डिप्रेशन में थोड़े से एंजाइटी वाले सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो लेकिन उसमें ऐसा होता है कि डिप्रेशन पहले होता है, मतलब उनमें उदासी पहले आती है, और ये उदासी इनको धीरे धीरे आइसोलेटेड कर देती है, सोसाइटी से काट देती है, अपने को अकेला कर लेते हैं, अंधेरे कमरे में रहना उनको अच्छा लगता है, ज़्यादा बात नहीं करते, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, बहुत आइसोलेटेड हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे वो सिम्टम्स बढ़ते बढ़ते उनका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, और जब ऑटोमेटिक सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो फिर कई बार उसकी पेशेंट सुसाइड कर लेता है उस केस में। तो ऐसे परिवर्तन या ऐसी कोई सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं जो उदासी वाले हैं, नेगेटिविटी वाले हैं, उसके विचारों में, उसकी भावनाओं में, उसके व्यवहार में कोई नकारात्मक परिवर्तन आया है कुछ दिनों से, तो एक अलार्मिंग साइन है। घर वालों को उस बात पर ध्यान देना चाहिए और उसको प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प के लिए लेकर आना चाहिए। दूसरा, एंजाइटी और डिप्रेशन में आप ऐसा समझ सकते हैं कि उदासी, डिप्रेशन वाला व्यक्ति जीना नहीं चाहता और एंजाइटी वाला व्यक्ति जीना चाहता है, तो वो हमेशा उसमें भविष्य को लेकर चिंता रहती है। तो उसमें सुसाइडल थॉट्स देखने को नहीं, बहुत कम, बहुत रेयरली देखने को मिलती है अगर उसमें डिप्रेशन भी आ गया है तो एंजाइटी वाला व्यक्ति ओवर थिंक करता है, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत डिस्टर्ब होता है, एंग्शियस फील करता है, और ये एंजाइटी कई बार जब बढ़ने लगती है तो उसमें पैनिक अटैक बहुत कॉमन होते हैं। तो सीवियर एंजाइटी में कई बार लोगों में पैनिक अटैक आने लगते हैं, घबराहट, बेचैनी होना 5-7 मिनट के लिए, फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है। तो ये रिपीटेटिवली होने लगता है उनको, तब ऐसे लोग हमारे पास आते हैं। तो हालांकि एंजाइटी वाला व्यक्ति खुद इतना परेशान होता है, वो ठीक होना चाहता है, वो जीना चाहता है, तो वो खुद ही हमारे पास आता है। पर डिप्रेशन वाला कई बार व्यक्ति जो होप भी छोड़ देता है, और वो खुद से तो नहीं आता है, कई बार घर वाले उसको लेकर आते हैं, तो ये बड़ा डिफरेंस होता है। जी, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये भी देखने को मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चों में भी इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, एंड सोशल मीडिया जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आज के इन्फ्लुएंसर को भी बच्चे जो होते हैं, अगर उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए आप बताइए थोड़ा। तो सोशल मीडिया ने हमारी सोसाइटी को बहुत इफेक्ट किया है, नो डाउट, और ये एक तरह की दौड़ है, और लगभग काफ़ी, मतलब 10 में से 5 लोग तो शायद इस दौड़ में हैं। हर व्यक्ति, हर घर में एक यूट्यूब चैनल है, और ये बार बार उसको देखना, उसमें कितने लाइक हो रहे हैं, कितने, वो एक तरह का ऑब्सेशन हो जाता है। और फिर उससे जुड़े हुए जब ऑब्सेशन होता है तो आप उसके बारे में सोचते हो, फिर उससे जुड़े हुए इमोशंस आपके अंदर आते हैं, थॉट्स आते हैं, तो धीरे धीरे कई बार ये थॉट्स जब नेगेटिविटी की तरफ जाने लगते हैं तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी तरफ भी ले जाते हैं। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कारण बना है डिप्रेशन, एंजाइटी में जाने का। मैं इसमें हमेशा लोगों को सलाह देता हूँ कि एक तो सोशल मीडिया का या इंटरनेट, मोबाइल का यूज़ कम से कम करना चाहिए, एडल्ट को भी, और बच्चों को तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए आपको, मतलब पर्सनल मोबाइल।
खासतौर पर मैं बोलता हूँ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को पर्सनल मोबाइल नहीं देना चाहिए, कि उसका माइंड इतना मैच्योर नहीं है, वो उसकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है कि उन चीज़ों को समझ सके। बहुत छोटी उम्र में उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है जिसके लिए उसका मन तैयार नहीं है, और वो उस एक्सपोजर के इसके कारण उसके अंदर बहुत सारे उसके इमोशंस में बहुत से चेंजेस आते हैं, उसकी भावना में बहुत सारे बदलाव आते हैं जिसके साथ वो डील नहीं कर पाता है, वो उतना मैच्योर नहीं है। तो ऐसे बच्चे भी डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हैं। तो एक तो अगर आप बच्चे को मोबाइल देते भी हैं तो पर्सनल मोबाइल ना दें, आपका अपना मोबाइल अलाउ कर सकते हैं उसको देने के लिए, वो भी थोड़ी बहुत देर के लिए, और ऑब्जर्वेशन में, सुपरविजन में, वो अपने प्राइवेसी में ना लेके जाए, उसको अपने कमरे में ना लेके जाए, तो आपको पता नहीं चलेगा वो क्या देख रहा है क्या नहीं कर देख रहा है। तो बच्चे कई बार जब बहुत एडिक्शन में आ जाते हैं, गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वीडियो गेम में, और फिर बाद में पेरेंट्स को पता चलता है कि अब वो उसको निकाल ही नहीं पा रहे उससे बाहर, क्योंकि वो एक तरह का ऑब्सेशन हो गया, उसको कंपल्सन हो गया, वो एडिक्शन में चला गया, तब वो हमारे पास आते हैं। तो ये ऐसी कंडीशन ना बने, इसलिए अच्छा है कि बच्चों, अभी एक लॉ भी आया है, इस पर मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, अभी लॉ आने वाला है कि अब बच्चों को पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस के बाद ही मोबाइल सोशल मीडिया में अकाउंट ओपन करने का परमिशन मिलेगा। तो एक अच्छी शुरुआत है, अभी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो चुका है, इंडिया में भी धीरे धीरे आ रहा है, और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। तो इस तरह के प्रयास प्रशासन को, सरकारों को करना चाहिए, और इंडिविजुअल लेवल पर ही हमको अपने घर में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वर्चुअल वर्ल्ड से दूर हटाएं और रियल वर्ल्ड से जोड़ें, उनको गेम के लिए ले जाएं, उनको किसी क्लब में जोड़ें, उनको सोशल गैदरिंग उनको करवाएं, क्योंकि वो आइसोलेशन हो जाता है, सोशल स्किल्स भी बच्चों में से डेवलप नहीं हो पाती, और फिर ऐसे बच्चे भी अपने आप को बहुत इन्फीरियर फील करने लगते हैं जब वो उनको किसी सोशल सिचुएशन में जाना होता है, तो क्योंकि उन्हें सीखा ही नहीं लोगों के साथ रहना, तो वो उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से वो अपने सेल्फ स्टीम डेवलप नहीं कर पाते, और इस वजह से भी कई बार बच्चे डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हैं। जी, अगर हम कंपेयर करें पुरुष और महिलाओं को, क्योंकि पुरुष जो हैं और महिलाएं जो हैं, महिलाएं कहीं ना कहीं घर के काम में व्यस्त रहती हैं और अपने जो तनाव होते हैं वो शेयर नहीं कर पाती हैं, तो आपके पास जो केस आते हैं पुरुषों के ज़्यादा आते हैं कि महिलाओं के? देखिए, इसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पुरुषों के ज़्यादा आते हैं महिलाओं के ज़्यादा आते हैं, लगभग एक ही रेशियो में है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो गंभीर मानसिक बीमारियाँ हैं, जो खासतौर पर मेडिसिन से ठीक की जाने वाली बीमारियाँ, मैंने उसमें काम भी किया है साइकियाट्री डिपार्टमेंट में, मुझे पता है। तो वहाँ पर मेल्स बहुत ज़्यादा आते थे, फीमेल्स उतनी नहीं आती थी। उसकी वजह होती थी कि मैं जहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेरे पास क्या बहुत ऐसा वर्ग आता है जो पढ़ा लिखा है ना, शहरी वातावरण में रहता है, तो वो कई बार जागरूक होते हैं बहुत, तो मेल और फीमेल दोनों ही इक्वली आते हैं मेरे पास। लेकिन जो गंभीर मानसिक बीमारियों वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा बहुत दूर दूर से भी आते हैं, तो वो हमारे पास नहीं आते, वो साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं। और उसमें भी ज़्यादातर देखा जाता है कि महिलाएं कम आती हैं, पुरुष ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष को ज़्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है हमारी सोसाइटी में, वो कमाने वाला है, वो घर पे नहीं बैठ सकता क्योंकि उसकी वजह से सबका पेट भरा जा रहा है। महिला घर में उसको ऐसा माना जाता है कि वो नॉन प्रोडक्टिव है, उससे घर नहीं चल रहा है। तो अगर वो नहीं भी ठीक हो रही है तो उसके लिए लोग इतना परेशान नहीं होते हैं, तो झाड़ फूँक कराएंगे, थोड़ा बहुत इलाज करा लेंगे, उतने गंभीर नहीं होते उस इलाज के लिए। लेकिन पुरुष के मामले बहुत गंभीर होते हैं, तो ये एक परिवर्तन तो हमको देखने को मिलता है भारत में। जी सर, आखिरी क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि 26 साल से जब आपने शुरुआत की थी, अभी हमें अगर दो लोग भी अपनी बातें बताने लगते हैं तो हम उनके बारे में ही सोचने लगते हैं। तो आपने जब 26 साल पहले इसकी शुरुआत की तो आपके दिमाग में क्या चलता था? क्योंकि एक लोगों की जो बातें होती हैं, लोगों की जो परेशानियां होती हैं, जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट करती हैं वो चीज़ें। तो स्टार्टिंग में आपने कैसा एक्सपीरियंस किया? ये तो सही है कि पहले जब हम अगर मान लो हमारा कोई दोस्त है और हम कुछ बताता है प्रॉब्लम, तो हम उसकी प्रॉब्लम को अपना समझ के और उसके बारे में बहुत कुछ सोचने लगते हैं, वैसा फील भी करने लगते हैं। तो शुरू जब मैं आया था तो मेरे पास केस कम होते थे, तो वो डेफिनेटली मेरे दिमाग में वो चलते थे, उनके बारे में बहुत पर्सनल हो जाते थे, इमोशनल हो जाते थे, कनेक्ट हो जाते थे। हालांकि थेरेपिस्ट को कभी भी अपने किसी भी पेशेंट के साथ में इमोशनली कनेक्ट नहीं कर सकता, उसको पर्सनल वो नहीं दे सकता, तो एक प्रोफेशनल हेल्प अपन उसकी कर सकते हैं। पर धीरे धीरे अब चूंकि मैं उस फील्ड में काम कर रहा, तो जैसे डिसेंसिटाइजेशन होता है ना हर चीज़ का, जैसे डॉक्टर जब नए नए सर्जन बनते हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो उनसे बड़े बड़े से ऑपरेशन कर लेते हैं। वो तो बहुत कॉमन है कि अब मेडिकल कॉलेज में बच्चे आते हैं तो 2-4 तो बेहोश हो जाते हैं उसमें देख के ही, पर बाद में फिर वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे साथ भी है। मैं लोगों को बोलता भी हूँ कि जब मैं करीब 15-20 लोगों को रोज़ देखता हूँ तो इतनी कहानियाँ मैं रोज़ सुनता हूँ, तो वो एक कहानी के बाद फिर दूसरी कहानी जाती है, फिर तीसरी कहानी जाती है, तो एक कहानी तो नहीं चल सकती और इतनी सारी कहानियाँ एक साथ नहीं चल सकती। तो फिर वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें होने लगती हैं, फिर प्रोफेशनली हम उन चीज़ों के साथ प्रोफेशनली डील कर पाते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी, जिनसे हमने मनोविज्ञान के बारे में जाना। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्वतंत्र समय। धन्यवाद।